हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड ग्रेड में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए विषय है एक शैक्षिक परिदृश्य और इसके साथ साथ 2009-11 वाला एक्ट और अन्य कुल मिला के ये दोनों विषयों के एक ही विषय मान लें शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित कुल ये 4 और 3 7 टॉपिक हैं और इसमें से 22 नंबर का काम आएगा 11 प्रश्न यानी कि अब ये 11 प्रश्न शैक्षिक परिदृश्य सिर्फ इस टॉपिक को अगर पढ़ें इसमें 4 आगे पार्ट है, इसके 4 टॉपिक हैं छोटे छोटे और उन 4 टॉपिक में से 6 प्रश्न यानी कि 12 नंबर का काम आएगा और फिर आगे एक्ट वाला है जो वो 10 नंबर का 5 प्रश्न का उधर से रह जाता है, ऐसा भी पिछला सर्वे बताता है। अब जरूरी बात ये आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे शिक्षण अधिगम के नवाचार और इसमें मैंने जितने भी नवाचार हैं उन सभी को एक स्लाइड में कर लिया है और मुझे लगता है इतने व्यवस्थित सारे नवाचार एक साथ और एक तरीके से आपको अगर एक जगह मिल जाते हैं वो शायद यही होंगे। मैंने 3-4 किताबों का भी विश्लेषण किया, उसके बाद मैंने ये कंसेप्ट जो कंटेंट है तैयार किया है। अब आपके लिए जरूरी बात यह है शैक्षिक परिदृश्य पहले इत्मीनान से पूरी चीजों को समझो। जो पेपर का पैटर्न बदलता जा रहा है उसमें आपके ना, इससे पहले मैंने निःशुल्क जो रीट वाला बैच लिया था और भी, तो बच्चों के पास ये ना एक हड़बड़ाहट कि हमें जल्दी जल्दी कोई करवा दे। आपकी जल्दबाजी के कारण पेपर हॉल में आप घबराहट महसूस करते हैं, आप पेपर को फेस ही नहीं कर पाते, कारण आप आदतन हो चुके हैं सिर्फ पीवाईक्यू क्लासों। हमारे जैसे यूट्यूबर जो हैं पीवाईक्यू लेके आएंगे, पीवाईक्यू में बड़ा मजा आता है पढ़ाने में भी और बच्चों को भी पढ़ने में कि बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं, आपके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप प्रश्न, और मैं एक आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आप मेरे साथ इस निःशुल्क बैच में जुड़ते हैं आपका कुछ ही नहीं लगता, समय लगेगा और फर्स्ट ग्रेड तक भी मैंने जिस टॉपिक को हमने हाथ लगाया है पढ़ाए हैं उनमें से प्रश्न बाहर नहीं गया। पेपर का पैटर्न कितना ही जो टॉपिक हमने पढ़ाया, जो नहीं पढ़ाया उसकी बात ही अलग है भाई। सर्विस में है मेरी टीम और हम लोग जितने, तो जितना समय मिलता है हमने उसको पढ़ाया, पूरा नहीं पढ़ाया और इसको ज्यादातर 90% या 100% तो नहीं, 90%, कोई 10% सिलेबस रह जाए अलग बात है, पूरा पढ़ाया जाएगा ये सिलेबस। हमने इसको समझते हुए चलना है। मैं इस तरह से टॉपिक की रूपरेखा बनाऊंगा जैसे शैक्षिक परिदृश्य, हमें यह समझना है सबसे पहले। अब अगर यह बात 3 शब्द 3 लाइन, एक लाइन में 3 बातें लिखूंगा मैं, अगर वो आप समझ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। शैक्षिक परिदृश्य है क्या? शैक्षिक परिदृश्य, अगर देखो इसमें यह प्रश्न नहीं आएगा कहीं भी कि शैक्षिक परिदृश्य क्या है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था क्या है, एक बात ये, शिक्षा व्यवस्था क्या है, ठीक है, और दूसरी बात ये कैसे काम करती है, ये कैसे कार्य करती है, जो शिक्षा व्यवस्था है कैसे कार्य करती है और इसमें सुधार हेतु क्या काम किए जा सकते हैं। सुधार हेतु नवाचार या कार्य, या लिख दें कार्य। अब ये 3 बिंदुओं के अंतर्गत 3 अगर हम पॉइंट बना लें छोटे छोटे तो आपको शैक्षिक परिदृश्य पूरा समझ आ जाता है। अब जब हम ये देखते हैं, क्योंकि मैं एक और चीज आप अपने में अप्लाई महसूस करेंगे जब हम शैक्षिक परिदृश्य पूरी क्लासें इसकी पढ़ लेंगे, आप अंदर से महसूस करेंगे, आपके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप महसूस करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे होंगे, कि हम लोग वास्तव में शिक्षक हैं। ये बहुत ही जरूरी। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि भाई इसे पढ़ना क्यों है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। क्यों पढ़ना तो सीधा सही है कि हम शिक्षक बनने जा रहे हैं और ये व्यवस्था जो स्कूलों में चल रही है और हम एक इस फील्ड का हिस्सा हैं, किसी से पूछ के या वो नहीं कि वहां से डेटा लिया, स्कूलों में जो नवाचार जो चीजें चल रही हैं वही है। और मैंने प्रैक्टिकली, मेरे पास प्रिंसिपल वाला चार्ज भी रहा हुआ है, तो प्रैक्टिकली ये महसूस किया और आपको ये बता दूंगा देसी तरीके से। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी एजेंसी क्या काम करती है, आप समझ लेंगे। शिक्षा व्यवस्था क्या है,
इसमें कोई निदेशालय की टॉप का जो संस्था होती है एजुकेशन की, निदेशालय जो बीकानेर में है, शिक्षा परिषद जो जयपुर में है, ठीक है, बीकानेर में, और ये जो जयपुर में है स्कूल शिक्षा परिषद, ठीक है, और जो प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर वाला है SCERT, इनके अलग अलग हम इन चीजों को सभी को पढ़ लेंगे, ये तो पता चल जाएगा कि ये शिक्षा व्यवस्था है। अब ये जितनी संस्थाएं हैं वो कैसे काम करती है, शिक्षा व्यवस्था में फिर आपके वो सारी चीजें भी आ जाती हैं, SMC, SDMC और वो सारी चीजें। अब ये काम कैसे करती हैं, मतलब ये किसी ना किसी प्रोग्राम की, किसी ना किसी कार्यक्रम की नोडल एजेंसी रही होंगी कि ये कार्यक्रम इसके द्वारा चलाया जा रहा है, ये कार्यक्रम इनके द्वारा चलाया जा रहा है, ये सारी चीजें। फिर बात आ जाएगी तो ये काम कैसे करती हैं, ये इसमें आ जाएगा। फिर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या क्या नवाचार कार्य जितने भी किए जा रहे हैं, और उसमें भी बहुत सारे कॉमन हैं। देखो, स्टार के नाम पर 3 है, स्टार बैक टू स्कूल, स्टार्स एस लगा हुआ स्टार्स कार्यक्रम, और एक है स्टार्ट प्रोग्राम, 3 है स्टार्ट के नाम पे। और एक प्रखर है, एक परख है, परख अभियान और प्रखर अभियान, ठीक है। एक निपुण भारत मिशन नेशनल स्तर पर चला, और एक निपुण चित्तौड़गढ़ में 2024 में चला। तो ये कॉमन चीजें सारी एक साथ आपको मिल जाएंगी, पेपर में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ऐसा आपको रटवा दिया जाएगा। बस आपने अपना समय देना है और आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ना है। अब इस तरह से अगर आप इसको पढ़ते हैं तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि शिक्षण अधिगम के जो नवाचार बिंदु है, वो नवाचार की कोविड आया, कोविड कब आया हमारे, मार्च 2020 में। तो हम इसको इस तरह से बांट के पढ़ेंगे मार्च 2020 में, कैसे कि कोविड से पहले 2020 से पहले जो योजनाएं चली वो उसको अलग पढ़ लेंगे, और कोविड के बाद जो योजनाएं चली उसको अलग पढ़ लेंगे, और कोविड के दौरान जो योजनाएं चली, कोविड के दौरान तो देखो स्माइल है, शिक्षा वाणी है, शिक्षा दर्शन है, 3 ही हमें देखने को मिलते हैं, हवा महल प्रोग्राम और वो सब जो चलते हैं। और फिर कोविड के बाद जो है वो काफी सारी चीजें जो वर्तमान स्तर अभी तक के जो चल रही है, वर्तमान जो नवाचार। अब आपने इसको बिल्कुल आसानी से समझने के लिए काम करना है कि ये स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था क्या है, कैसे काम करती है, और इसमें सुधार के लिए क्या प्रयास है। इन सभी 3 बिंदुओं का आपको जवाब इनसे मिल जाएगा। और जब हम नवाचारों की या प्रोग्राम की बात करते हैं, उसमें एक चीज आपको और समझनी है। देखो, ये बेसिक नॉलेज अगर आप समझ लेंगे ना, ये सारे समझा दूंगा बॉडी, मैं आपको प्रभावित करने के लिए इनमें से किसी भी बिंदु को, और मैं दावा करता हूं दीक्षा, SIQE या कल्प क्लिक, ये दोनों बड़े व्यवस्थित तरीके से, एक प्राथमिक शिक्षा के लिए कंप्यूटर की शिक्षा है, एक माध्यमिक शिक्षा के लिए निष्ठा है, निपुण भारत मिशन है। मैं टीचर्स को ट्रेनिंग देता हूं, हमारे ब्लॉक के जितने शिक्षक हैं L1 L2 सेकंड ग्रेड तक के, उनको ट्रेनिंग देने वाले जो KRP होते हैं, मास्टर ट्रेनर, उनमें तो ये सारे के सारे मैंने ट्रेनिंग दी हुई है, प्रैक्टिकली बातें की हुई है। मैं कोई सा भी बिंदु उठा के आपको प्रभावित कर सकता हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो शुरू में आएंगे, वीडियो देखेंगे, अच्छा ये तो नॉर्मल बातें हैं, चलते हैं। जिस विद्यार्थी के पास पेशेंस है, धैर्य है, जो सुन सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे ना वो फेम देखते हैं, यहां सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, इनकी क्लासें बहुत चलती हैं, चलो उनकी हर एक बात सुनी जाती है, चाहे वो काम की ना भी हो। लेकिन मैं इसीलिए शुरू में वो बातें नहीं कर रहा, क्योंकि जिनको भरोसा होगा, विश्वास होगा, वो टिके रहेंगे। टिके जो रहेंगे ना, जो पेशेंस रखेंगे, उनको वास्तव में काफी चीजें मिल जाएंगी। अब बेसिक चीजें समझने के लिए एक चीज और करनी है कि जो शिक्षा व्यवस्था है, ये 2 तरह की है हमारी शिक्षा व्यवस्था। अब ये, क्योंकि जब सत्य और बातें आ जाती हैं, तब एक तो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा, और एक है माध्यमिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय भी है बीकानेर में, और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भी है। अब ये प्रारंभिक, प्राथमिक नहीं है, कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक के लिए काम करती है, और ये कक्षा 9 से 12 तक के लिए,
उच्च माध्यमिक वाला भी इसमें आ जाता है सेकेंडरी एजुकेशन में। दो तरह की एजुकेशन व्यवस्था हमारे राजस्थान में चलती है, प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। इनमें ये विद्यालय आ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर 11 12 तो उच्च माध्यमिक है, नहीं, ये शिक्षा व्यवस्था सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत ही आती है। अब इनमें सुधार के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक कार्यक्रम चलाया था, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व, देखो एक फर्स्ट ग्रेड में अभी प्रश्न आया, उस पर भी चर्चा करूंगा, वो समग्र शिक्षा अभियान था। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? ये 2001 में शुरू हुआ था। इसको शॉर्ट में SSA भी कहा जाता है, SSA, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है? प्रारंभिक शिक्षा में सुधार करना, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वांटिटी में सुधार करना। फिर माध्यमिक शिक्षा 9 से 12 में सुधार हेतु 2009 में एक कार्यक्रम चला, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसको शॉर्ट में रमसा भी कहा जाता है। अब ये आप ध्यान रखें, इसका उद्देश्य था कि 9 से 12 की जो क्लासें हैं, जो बच्चे हैं, उनकी गुणवत्ता, उनकी पढ़ाई में, पढ़ाने वालों के स्किल में, इनमें सुधार करना। बाद में 2018 आया, 9 दूनी 18, 2009 के बाद सीधा 18 में क्या किया? सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, और रमसा और एक टीचर एजुकेशन, ठीक है। और ये जो थे शिक्षक शिक्षा वाला, शिक्षक प्रशिक्षण वाला, इन तीनों को मिलाकर क्या किया गया? एक नई बॉडी बनाई गई जिसको हम कहते हैं समसा, यानी कि समग्र शिक्षा अभियान। यहां से फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था, समग्र शिक्षा अभियान। अभी जो 2 दिन 3 दिन जो पहले पेपर हुआ फर्स्ट ग्रेड का जीके वाला, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, इसके हिंदी से ही शब्द उठाए हुए हैं, समग्र शिक्षा अभियान, ऐसे करके। अब वहां प्रश्न आया था कि समग्र शिक्षा अभियान कौन सी कक्षाओं के लिए प्रयास कर रहा है? तो देखो 1 से 8 ये हो गई, 9 से 12, अब 1 से 12, लेकिन 1 से 12 नहीं, गवर्नमेंट ने इसको और बैक में ले लिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो शिक्षा व्यवस्था बनी है, बाल वाटिका वगैरह, ये है ना, तो पूर्व प्राथमिक, यानी कि पूर्व प्राथमिक से लेकर पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक, कक्षा 12 तक। अब अगर एज की बात की जाए तो ये एज हो जाएगी, कुल दोनों की मिलाकर अगर बात करें तो ये देखो, पहली में 6 साल का बच्चा, ठीक है, तो ये दोनों एज को मिलाकर एज हो जाती है आपकी 6 से 14 ये हो गए, और 15 16 17 18 ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हो गए यहां पर, और ये हो गए 14 से आगे 18 वर्ष तक, ठीक है। 20 एज के कक्षा 6 का बच्चा पहली में एडमिशन लेता था, अब भी लेता है ना, और 18 तक। कुल मिला के फिर हम ये महसूस करेंगे कि ये 6 से 18 तक है, नहीं, क्योंकि छठी क्लास में बच्चा पहली में आता है। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षाएं, जिसको हम ECC, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाला, तो वो 3 वर्ष वो हो जाते हैं। तो ये कहां से? 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये कार्य करती है। अब ये डायरेक्ट हमारे ये सिलेबस में नहीं है, इनडायरेक्टली समग्र शिक्षा अभियान से पूछा गया है कि जो खंड स्तर का अधिकारी कौन होता है, तो वो जो प्रश्न आया था CBO, ठीक है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। अब यहां से प्रश्न आया था, तो अब हमें यहां पर क्या ध्यान रखना है? ये बॉडी है, शिक्षा व्यवस्था क्या है, तो ये देख लो, ये अपने आप में अभियान चला रखे हैं। समग्र शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी जो है स्कूल शिक्षा परिषद, और ये मिलके काम करते हैं इसके लिए। अब समग्र शिक्षा अभियान 2018 में चला, ये पूर्व प्राथमिक कक्षा से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए जिनकी आयु 3 से 18 वर्ष तक है, क्योंकि 3 से 18 तक पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं और 6 से फिर पहली कक्षा शुरू हो जाती है। इसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। अब ये सारे काम कर रहे थे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, पहले सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा, फिर पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया, जो वर्तमान में काम कर रहा है। इसी बीच क्या है, कोविड का प्रवेश हो जाएगा, 19-20 में जाके कोविड आ जाएगा, है ना। तो ये हम कोविड से पूर्व
इसके अलावा कोविड से पूर्व क्या अवस्था चल रही है, ये देख लो। कोविड से पूर्व क्या अवस्था चल रही है, इससे पूर्व वो तो अभियान चलाए गए कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ये किया जाए। तो सबसे पहले SIQE सिक जिसको कहते हैं 2015-16 सत्र में ये शुरू हुआ था। इन सबको ना मैं एक एक करके अलग से पढ़ाऊंगा, आज बस इनके बारे में सामान्य जानकारी ताकि आपको पता चल जाए। तो स्टेट इनिशिएटिव क्वांटिटी एजुकेशन यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, यह शब्द आपको इनिशिएटिव आई से इनिशिएटिव बहुत जगह मिल जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की एक पहल, ये पूरा का पूरा SIQE पे मैंने बहुत सारे लेक्चर दिए हुए हैं टीचर्स को भी। तो अब इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या है। अभी हमने इतना ध्यान रखना है, ये कब चला, 2015-16 में। अच्छा, इसकी टैगलाइन वो स्लोगन था, सब बच्चे पढ़ सकते हैं, सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं, SIQE का। दीक्षा से मैंने याद रखा हुआ, आप भी, दीक्षा नायक। तो इसका स्लोगन क्या रहेगा, हमारे शिक्षक हमारे नायक, दीक्षा नायक, हमारे शिक्षक हमारे नायक। ठीक है, ऐसे करके आपने याद रख लेना है। अब ये आज सामान्य इतनी जानकारी कौन सा क्या करेगा। अब ये SIQE जो है कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो योगात्मक, मैंने रीट में ये योगात्मक और रचनात्मक आकलन आपको जो उनके टेस्ट होते हैं वो पढ़ाए थे। तो वो टेस्ट वगैरह, पेपर वगैरह कैसे होने चाहिए, क्या उनमें होना चाहिए, ये सारा काम क्या करेगा, SIQE के अंतर्गत होगा। इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तो पढ़ा दूंगा। फिर आता है दीक्षा, और राजस्थान में फिर ये दीक्षा राइज, राजस्थान के नाम से 2018-19 में चला। दीक्षा क्या है, यह है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब दीक्षा जो है वो काम करता है किन क्लासों के लिए, ये कक्षा 1 से 12 के लिए काम करेगा, 1 से 12। अब है किन के लिए, ये एक राष्ट्रीय मंच है जो टीचर्स को ट्रेनिंग भी देता है, 1 से 12 तक का मैटर भी बच्चों को उपलब्ध करता है, CBSE, NCERT, इन बोर्ड का मैटर, इसके अलावा ओपन बोर्ड, NIOS, इन सब का। इसमें अभिभावकों के लिए चीजें मिल जाती हैं, शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, और ओपन बोर्ड की, CBSE, NCERT बोर्ड की तमाम ये चीजें यहां पर मिल जाती हैं। ये एक राष्ट्रीय मंच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए, ये तो है ही। RIE जनवरी 2005 में, राजस्थान इनिशिएटिव एजुकेशन, ये एजुकेशन है, इसके अंतर्गत 2-3 तरह की व्यवस्थाएं हमें 2 तरह की देखने को मिलती हैं। कंप्यूटर सेक्टर में यानी कि ICT के अंतर्गत कौन से प्रोग्राम है, बिना ICT के अंतर्गत कौन से है। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मेंशन किया, इसमें क्या बात बतानी है वो मैं बता दूंगा आपको। फिर आता है कल्प, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। अब ये क्या है, ये SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूलों में ICT की शिक्षा हेतु किन कक्षाओं, प्राथमिक कक्षाओं में ICT की शिक्षा हेतु, यानी कि प्राथमिक का मतलब है 1 से 5, 1 से 5 प्राथमिक कक्षाओं हेतु ICT की शिक्षा देने हेतु जो प्रोग्राम चलाया गया उसको कल्प कहते हैं, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। अब आपके पिछले पेपर में 2023 में जो हुआ मेंस का, उसमें क्लिक पर आया था कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव, क्या होगा, और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, ये वाला। ठीक है, ये क्लिक प्रोग्राम था, इसके बारे में पूछा था कि ये किन कक्षाओं के लिए था। ये माध्यमिक कक्षाओं के लिए था। माध्यमिक कक्षाओं में उसमें कक्षाएं पूछी गई थी, कक्षा 6 से 10 के लिए, कक्षा 6 से 10 के लिए। तो मैंने ये दोनों प्रोग्राम एक जगह सेट कर लिए कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए सर्वप्रथम कंप्यूटर की शिक्षा देने तो कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था, वो कल्प था, और माध्यमिक यानी कि 6 से 10 के लिए कौन सा था, ये क्लिक। यहां से आया था तो ये साथ में मैंने इसको मेंशन कर दिया एक साथ ही। फिर आता है निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव स्कूल हेड टीचर्स होलिस्टिक एडवांस्ड, ऐसा कुछ होगा। तो ये क्या था, स्कूल हेड एंड टीचर्स क्या है,
ये 2019-20 सत्र में यानी कि कोविड से जस्ट पहले प्रोग्राम शुरू किया गया। इसका काम क्या है? इन्होंने टीचर ट्रेनिंग, शिक्षक प्रशिक्षण देना है। ध्यान रखें, दीक्षा का काम ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों को वीडियोज उपलब्ध करवाना, मैटर उपलब्ध करवाना, अभिभावकों के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए है। यहां सिर्फ ट्रेनिंग की बात हो रही है, टीचर्स की और स्कूल हेड की, यानी कि प्रधानाचार्य की, हेड मास्टर जी हैं, प्रिंसिपल जी हैं, उनकी बात कर रहा है। ये शिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु ये कार्यक्रम चलाया गया था और ये अभी तक कक्षा 1 से 10 तक के टीचर्स के लिए था। निष्ठा जो है, जैसे स्माइल हम 3 चरण में पढ़ते हैं, स्माइल 01, 02, 03, ऐसे निष्ठा 01, 02, 03 कार्यक्रम चला। अब निष्ठा जो है ट्रेनिंग की, टीचर्स को ट्रेनिंग दें कि टीचर्स पढ़ाने में उनके पास थोड़े स्किल और आ सके, अच्छे रोचक तरीके से बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? निष्ठा है। 2019-20 में शुरू किया गया। इसी बीच कोविड आ गया। पहले तो ये फेस टू फेस मोड में, यानी कि ऑफलाइन इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि आपको ऐसे करके बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है, ये चीजें टीचर्स को सिखाई जाती थी। बाद में कोविड आ गया, तो कोविड के कारण जो दीक्षा पोर्टल हमारा बना हुआ है, हम पढ़ के आए हैं 2017, वो ऊपर है ना, फिर उस पोर्टल से इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाने लगी निष्ठा की। वो एक ऑनलाइन मंच है, दीक्षा पोर्टल भी, ठीक है, और निष्ठा भी। अब तो क्या है कि फेस टू फेस पहले होती थी, बाद में इसकी क्या है, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई। कौन से ऐप पर? दीक्षा पोर्टल, दीक्षा ऐप के माध्यम से निष्ठा के तहत टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इन सब में किस तरह के प्रश्न बनेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। भाई निष्ठा क्या है, दीक्षा क्या है, किस तरह के प्रश्न बनेंगे। हमने इनमें यही याद रखना है कौन सी चीज किन कक्षाओं के लिए। तुलनात्मक रूप से ये याद रख सकते हैं कौन सा सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा है, कौन सा टीचर्स के लिए है, कौन सा बच्चों के लिए और कौन सी कक्षाओं के लिए है। इतना सा मसला है, और इनकी नोडल एजेंसी, इनको कौन चला रहा है, कब से चला रहा है। फिर आ गया आपका समग्र शिक्षा अभियान 2018 से ये जो चला था। एक सर्व शिक्षा अभियान है 2001 वाला, ये समग्र शिक्षा अभियान है, ये थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षाओं से 12 तक के लिए, कक्षाओं से 12 तक के लिए था। फिर कोरोना काल के दौरान जो नवाचार थे, इनको अच्छे से हम पढ़ लेंगे। आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और ये चीजें सब पढ़ा देते हैं, इनको एक व्यवस्थित तरीके से एक सेट करना क्रमानुसार, ये थोड़ा सा टेढ़ा काम हो जाता है। कोरोना के बाद में वर्तमान के नवाचार में जब हमें देखने को जो मिलता है वो चीज, वो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है निपुण भारत मिशन, नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी। इसके बारे में ये भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समझ के साथ, ठीक है, संख्यात्मक ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी, समझ के साथ जो है नंबरिंग का ज्ञान जो होगा बच्चों को, राष्ट्रीय स्तर की एक ये पहल है, राष्ट्रीय पहल है, राष्ट्रीय स्तर की, ठीक है, राष्ट्रीय पहल है, बच्चे समझकर जो है पढ़े। ये जुलाई 2021 में चलाया गया, कोविड के जस्ट बाद में। अब निपुण भारत मिशन और एक आता है FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। इनकी ट्रेनिंग मैंने, मेरी पहले 5 साल पोस्टिंग जो खाजूवाला बीकानेर में रही, वहां भी ट्रेनिंग दी। बाद में रायसेनगर अपने गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में आ गए, यहां भी टीचर्स को ट्रेनिंग दी। अब आपने निपुण और FLN को विस्तार से बाद में बता दूंगा। असल में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आती है, तो उसमें एक सर्वे सामने आया कि हमारे लाखों बच्चों को बुनियादी उनमें समझ ही नहीं है, सामान्य जोड़ गुणा बाकी, बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान की बहुत कमी है। हम कागजों में रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा, अच्छा इनका क्या है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान बच्चों को नहीं है, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान बच्चों को नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये ना FLN की फिर ट्रेनिंग चलाई। हम लोग ट्रेनिंग दे रहे थे बच्चों को, टीचर्स को, कि आपने बच्चों में ये फाउंडेशन लिटरेसी, ये एक टारगेट है, इसको कैसे पूरा करना है। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान एक हमारे लिए टारगेट है। भाई एक मकान है, FLN क्या है, एक मकान है
कि ये बनाना है। इस मकान को बनाने के लिए जो मिशन चलाया गया उसको निपुण भारत मिशन कहते हैं। समझ गए? गवर्नमेंट के पास ये आंकड़े आए कि बच्चों में बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान नहीं है, फिर एक पूरी गाइडलाइन तैयार की गई कि कक्षा पहली के बच्चे को इतने तक की गिनती, जोड़, गुणा, बाकी इतना आना चाहिए और इतने अक्षर जोड़ के वो पढ़ ले, गणित में ये समझ होनी चाहिए और हिंदी में ये समझ, अंग्रेजी में ये समझ, इस तरह से फिर कक्षा 2, 3, 5 उन्होंने ऐसा पूरा जारी किया। ये किस कक्षा तक के लिए चलाया गया? गवर्नमेंट ने कहा कि बेस ही कमजोर है, बुनियाद ही कमजोर है। तो मैंने और हमारे साथी थे वहां पर खाजूवाला में, बिश्नोई सर हमारे साथी, तो हमने दोनों ने मिलकर वो एक पोइट्री लिखी थी, बुनियाद हो मजबूत कोशिश ये हमारी है, बच्चा सीखे सचमुच कुछ कोशिश ये हमारी है, स्वर्णिम काल बचपन का चला न हाथ से जाए, हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो रामनिवास जी हमारे खाजूवाला के सर हैं, इंग्लिश के लेक्चरर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रमोशन हो गया उनका, हमने ये लिखा हुआ था। तो इस पे अब गवर्नमेंट ने कहा कि बच्चों की बुनियाद कमजोर है, तो क्या करें? कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए, कक्षा 3 तक के लिए, पूर्व प्राथमिक सेक्टर के लिए, यानी कि 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, क्योंकि 9वीं में जाते ही बच्चा चौथी में चला जाएगा, तो 3 वर्ष आयु क्या हो जाएगी? आयु 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए 3 से 8 वर्ष। ठीक है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मैंने बहुत एक लेक्चर दिया हुआ है, उस पर पूरा 1 घंटे का, तो उसमें ये पूर्व प्राथमिक सेक्टर को पूरे को पढ़ाया हुआ है, प्री प्राइमरी स्टेज, फर्स्ट स्टेज, 2, बाल वाटिका, ऐसे करके। तो गवर्नमेंट ने कहा कि बुनियाद कमजोर है बच्चों की, तो इसका मतलब हमने पहली से पहले 2-3 क्लासें बच्चों को पढ़ा दें, जैसे एलकेजी, यूकेजी भी प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पहली से पहले 3 साल पढ़ाया जाता है, हम भी पढ़ा दें। तो उसके लिए उनको बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हो जाए। ये बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये शब्द आपको क्या किताबों में अक्सर मिल जाता है, तो आप फिर सोचेंगे कि ये है क्या? ये मकान बनाना है, ये मटेरियल, ये बताएगा कि कैसे बनाना है। इन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी, इस कक्षा में ये सिखाना है, इसमें ये सिखाना है। ठीक है, ये जुलाई 2021 में। फिर हमारे चित्तौड़गढ़ के एक जिला कलेक्टर, उन्होंने निपुण चित्तौड़गढ़ अभियान भी चलाया था 2024 में, और उन्होंने चलाया था कक्षा 3 से 5 के लिए। वो मैं अलग से पढ़ा दूंगा जब इसको पढ़ाऊंगा। तो निपुण चित्तौड़ अभियान कक्षा 3 से 5 के लिए है, ये कक्षा 3 के लिए वो हमारे जिला कलेक्टर ने, चित्तौड़गढ़ वालों ने चलाया था। फिर एक प्रोग्राम चलता है इसी के तहत कि जिन बच्चों का कोविड के दौरान लर्निंग लॉस हुआ है, यानी कि उनका शिक्षा में जो नुकसान हुआ है, जो वो बैक चले गए, 2 साल शिक्षा व्यवस्था बंद रही, तो क्या है उसकी पूर्ति के लिए राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान के से के, एस से शिक्षा, एम से में, बै से बढ़ते, के से कदम, ये कार्यक्रम चलाया गया था राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, जुलाई 2022 से। अब इस पर प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, ये पूर्व गवर्नमेंट ने, कांग्रेस सरकार ने चलाया। बाद में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, एम से मुख्यमंत्री, एस से शिक्षित, आर से राजस्थान, ए से अभियान, ये चला दिया गया जनवरी 2025 में। एक एक को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, आज इनकी सामान्य जानकारी दे रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए इस क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, सीधा ऐसे नहीं, सामान्य जानकारी में भी आपको काफी चीजें सिखा देनी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्या है, इसको चेंज किया गया, इसके तहत क्या होता है क्या नहीं। तो इसमें ब्रिज कोर्स बच्चों को, ब्रिज क्या होता है? एक पुल, कि बच्चे जो पुल, देखो यहां से जाने के लिए या तो ओवर ब्रिज होगा यहां से यहां तक जाने के लिए, या अंडर ब्रिज होगा यहां से, तो पुल जो है यहां से यहां तक लेके जाता है। 3 माह का ये एक ब्रिज कोर्स चलाया गया था RKSMB के, इनके अंतर्गत वो था स्टार्ट बैक टू स्कूल, उपचारात्मक यानी कि रेमेडियल कोर्स जो चलाया गया बच्चों के जो नुकसान हुआ है लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए, तो उसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। ये तो था कक्षा 3 से 8 के लिए। फिर आप कहेंगे कि 3 से पहले वालों के लिए, मान लो कोई पहली में है, पहली में बच्चा एडमिशन लेके आया, तो उनका भी तो कोई नुकसान हुआ होगा। तो फिर पहली कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण के नाम पर जो रेडिनेंस कोर्स चला,
कक्षा 1 के लिए, उसको स्कूल रेडीनेस कोर्स कहा गया, उपचारात्मक शिक्षण को। 3 माह का ये भी ब्रिज कोर्स है। ये डिटेल से जब हो सकता है अभी चीजें आपको ना समझ आए, डिटेल से आपको एक एक करके अच्छे से पढ़ा दूंगा। अभी हमने ये देखना है कि स्टार कार्यक्रम क्या है। ये उपचारात्मक शिक्षा कक्षा 3 से 8 के लिए जिन बच्चों, क्योंकि आयु अनुरूप एडमिशन देना है, 2009 का एक्ट कहता है। यानी कि आपके पास बच्चा अगर आपके पास 6 वर्ष का है तो वो पहली में एडमिशन लेगा, लेकिन वो बच्चा 7 में दूसरी, 8 में तीसरी, 9 में चौथी, अब 9 साल का बच्चा आ गया और हमने उसको चौथी में एडमिशन देना पड़ेगा आयु अनुरूप, लेकिन वो पहली 3 कक्षाओं में जो सीखना था वो सीखा नहीं। उसके लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए फिर ये स्टार बैक टू स्कूल, चाहे वो किसी वजह से उसका नुकसान हुआ हो, पूर्व की कक्षाओं के लिए फिर एक 3 माह का ये प्रोग्राम चलाया गया, स्टार्ट बैक टू स्कूल, उपचारात्मक शिक्षण, इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है। और एक कार्यक्रम चलता है स्टार्स योजना, ये अक्टूबर 2022 में विश्व बैंक के सहयोग से चलाई गई थी। ये भी एक कार्यक्रम है, मैं इनको होल्ड रखूंगा, सारी चीजें बता दी तो फिर आप बाद में तो आओगे नहीं क्लास देखने के लिए ना। फिर एक स्टार्ट कार्यक्रम होगा, यही लिख देता हूं स्टार्ट, 4 नंबर पे स्टार्ट। ये जो हार्ड डिस्क देते हैं कक्षा 9 से 12 के, जहां पर टीचर्स नहीं हैं, उन बच्चों को पढ़ाने की सुविधा के लिए हार्ड डिस्क दी गई हर स्कूल को 9 से 12 के लिए, कि उसमें लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए 9 से 12 की कक्षाओं के लिए, कि जिस समय अगर टीचर्स ना आए आप क्या करो, वहां पर वो एलईडियां वगैरह, पैनल वगैरह दिए हैं, वहां पर आप क्या करो, बच्चों को वीडियो के माध्यम से वो जो है क्लास दिखा सकते हो। तो ये स्टार्ट कार्यक्रम में हार्ड डिस्क के माध्यम से, ये कक्षा 9 से 12 के लिए था। ठीक है। अब ये स्टार्स कार्यक्रम भी विश्व बैंक के सहयोग से चलाया गया। इसमें क्या था, जो मूल्यांकन वाला जो पेपर का पैटर्न है उसको बदलने के लिए, मूल्यांकन वाले सिस्टम को, कि पहले तो सिर्फ बच्चों की अंकीय मार्कशीट में क्या है, बच्चों के नंबर आते हैं और नंबरिंग के आधार पर। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक परख भी जो मूल्यांकन केंद्र बना है, तो इनका 360 डिग्री एंगल से मार्कशीट बनाना, यानी कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ किस एक्टिविटी में अव्वल हैं वो लिखा जाएगा, इस खेल में या ये कार्य करने में, तो उसके हिसाब से फिर बच्चे को जज किया जाएगा सिर्फ नंबरों के आधार पे। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में औसतन ठीक ठाक होते हैं, लेकिन अन्य कोई स्किल उनमें बहुत अच्छा होता है। तो ये स्टार्ट, स्टार्स और स्टार कार्यक्रम, ये मिलते जुलते कार्यक्रम, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लास ज्यादा लंबी ना हो, बुनियादी ये जानकारी आपको देनी थी। ये मिशन स्टार्ट हो गया, इसमें ये दिया जाएगा। तो ये दो 3 लाइनें होंगी इसमें। सबसे ज्यादा तो देखो निपुण, निष्ठा, SIQE, FLN जो हो गया, इनमें ज्यादा चीजें होंगी, बाकी में नहीं। ठीक है। फिर मिशन बुनियाद से आपके प्रश्न आया था, ये कब चला, 5 सितंबर 2022 को। इसका उद्देश्य जेंडर गैप कम करना, ड्रॉप आउट यानी कि बच्चे जो चलती पढ़ाई छोड़ के घर रह जाते हैं उसको कम करना, इसके लिए चलाया गया था। नो बैग डे वर्तमान में क्या है, ये 2 शनिवार को, दूसरे और चौथे शनिवार को चलता है। परख और प्रखर, देखो दोनों एक जैसे शब्द हैं, परख है एक प्रखर है। यह प्रश्न आपके पिछली बार आया है NEP 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा उसका क्या नाम है। और वहां प्रश्न उस समय था कि मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा 2023 में, लेकिन बनाया नहीं था कि पूरे देश में बच्चों का मूल्यांकन करना है। तो एक ऐसी बॉडी बना दी NCERT, पहले तो NCERT काम करता था, ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे करवाया जाता था, स्कूलों में टेस्ट लिए जाते थे कक्षा 3 के, 6 के और 9 के बच्चों के, कि फिर वो पूरे देश में ये टेस्ट होता, जिसको क्या नाम देते थे हम, NAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। और फिर वो पूरे देश की फिर रैंक निकलती, राजस्थान की क्या रैंक है, फिर राजस्थान में भी SAS चलता था कि राजस्थान में किस जिले की क्या रैंक है। ये हमारे पास आंकड़े आते हैं ना, तो उसके माध्यम से आते हैं कि शिक्षा में किसका क्या स्तर है। बाद में ये बात चली कि ये जो व्यवस्था है मूल्यांकन का तरीका वो सही नहीं है, थोड़ा अच्छे से किया जाए। तो इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत परख नामक एक मूल्यांकन केंद्र बनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई, इस पे ज्यादा ये नहीं है, ये बस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनाया गया, 8 फरवरी 2024 को बना। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे आपको बताया जा रहा है। तो ये जो है, अब जो NAS एग्जाम कंडक्ट करवाया, तो ये इसने करवाया था 2024 में, जो परख बना इसने ये करवाया था पेपर।
ये आगे डिटेल में बता दिया जाएगा। फिर प्रखर राजस्थान अभियान जो है सितंबर 2024 से अक्टूबर 2024 के मध्यम चला। ये पठन कौशल के विकास के लिए बच्चों में जो है रीडिंग स्किल डेवलप हो इसके लिए चला था। ठीक है, ये कक्षा 8 तक के लिए था, कक्षा 8 तक के लिए। और ये किनके लिए है, कक्षा किनके लिए पेपर बनाता है एनएस वाला, कक्षा 3, 6, 9 ऐसे करके। तो वो डिटेल में जब करेंगे तब आपको बात हो सकता है चीजें आपके ऊपर से जा रही हो, समझ ना आ रही हो, किसी को आ भी रही होंगी। मेरा मकसद ये है कि ये चीजें आपको बता दूं कि इस क्लास में हमने इतनी सारी चीजें इस तरीके से पढ़नी है, इस व्यवस्था से पढ़नी है। ज्ञान संकल्प पोर्टल है, स्वयं पोर्टल है, डायल फ्यूचर है, स्कूल एट होम है, स्कूल एट ए ग्लांस अभियान है, स्कूल आफ्टर स्कूल है, और भी बहुत सारी चीजें हम जो है इसमें डिस्कशन करेंगे। और वो जो नीचे वाले हैं ना, इनमें तो एक एक लाइन की बातें आएंगी। 4-5 मिशन और हैं जो नए चल रहे हैं, और पेपर से पहले जितने भी चलेंगे तो मैं आपको वैसे ऐड करवाता रहूंगा। ऐड कैसे करवाता रहूंगा कि यहां पर क्लास पढ़ा दिया, अब आप कहोगे कि आगे अगर जुड़े तो क्या करेंगे। देखो, एक तो अपनी टेस्ट सीरीज चलती है, टेस्ट सीरीज में टेस्ट में मैं डालता रहता हूं सारे प्रश्न, नए प्रश्न सब तरह के। अभी जो आज टेस्ट हुआ 3rd ग्रेड का समग्र शिक्षा अभियान का, मैंने ऑलरेडी उसमें प्रश्न डाल रखा था। आज जो टेस्ट हुआ उसमें दो तीन फर्स्ट ग्रेड वाले जो 23 को पेपर हुआ, आज का मतलब सॉरी आज नहीं, जो 27 वाला पेपर था, तो 23 वाले फर्स्ट ग्रेड के पेपर से प्रश्न। ऐसा नहीं है 3rd ग्रेड का पेपर फर्स्ट ग्रेड जैसा ही आएगा, लेकिन सत्य सत्य कथन कारण प्रश्न ज्यादा आ जाते हैं। तो वो नामात्र के शुल्क पर 199 में टेस्ट लिए जाते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज आप कहीं भी ज्वाइन करो, आपकी इच्छा। वीडियो कोर्स किसी कोई फीस नहीं है, अपने निःशुल्क है। और ये सारा मटेरियल पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल जाएगा संतवीर सर नाम से, और एक अपने क्विज चलती है निःशुल्क, आपको टॉपिक देके निःशुल्क वहां पर क्या है क्विज ली जाती है, वो भी टारगेट 3rd ग्रेड के नाम से है, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो आप दोनों प्लेटफॉर्म आपको ठीक लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको नोट्स वगैरह और चीजें जितनी ऐड होंगी समय समय पर मैं वहां पर मैटर डालता रहता हूं। अगर आपको ठीक लगता है कि आपने हमारे से पढ़ना है, हमारी टीम से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। फिर ठीक लगता है, सब्सक्राइब कर लिया, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। पूरे जोश जुनून के साथ अपने एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करेंगे। पैटर्न जो है बदल गया है, इसके लिए आपको एक ही काम करना है, थोड़ा धैर्य, टिक करके टॉपिक में कार्य करना है। और मैं तमाम किताबों में से और गवर्नमेंट की साइट से मैटर लाकर आपको उपलब्ध करवाऊंगा। अपने मटेरियल में आपको नई बात कोई एक आध आप पीवाईक्यू कहीं से कुछ करोगे जब पेपर के समय में, तो ऐड कर लेना, अन्यथा आपको इतना इनफ रहेगा, आप देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में मैंने राजस्थान की जो हिस्ट्री और ये पढ़ाई थी, तब मैंने कहा था पेपर कैसा भी आ जाए इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, इतना पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। हुआ भी। अब हम क्या क्या करेंगे इस कोर्स में, हम ये तो करेंगे, इसके अलावा राजस्थान वाला पार्ट आप देखना चाहते हो कि हम कैसा पढ़ाते हैं, कला संस्कृति की वीडियोज हैं, पंजाबी हिंदी बागड़ी में मैंने ट्रिकली पढ़ाया हुआ है। साइकोलॉजी जो है वो अगर आपके नहीं याद होती, आप मेरा तरीका प्याजे का संज्ञानात्मक थ्योरी आप देख लेना, बाल विकास के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, ये सारे मैंने ट्रिकली बताए हैं, अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, और लॉजिकली ट्रिक से आपको महसूस हो जाएगा। आप एक बार विजिट जरूर करें। रीट का हमारा जो मिशन था, 25 दिन में हमने रीट को फतेह किया था, जितने बच्चों ने वो वीडियोस देखी। लेवल 1 लेवल 2 दोनों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आपको ये कंटिन्यू क्लासें मिलती रहेंगी। मिलते हैं नई क्लास के साथ, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, जो भी नए बच्चे आए हैं, पुराने जो हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।